हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है हम टीडीपी स्टार्ट कर चुके हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो अगर हम बात करें ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, तो ये इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर वाले, तो फ्रेंड्स वो इसको स्टडी करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स, हमारा आज लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले हम 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो चैनल है उसकी इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उसको वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि आपको पता है कि आपका जो VTEP बोर्ड है उसने जो एग्जाम का पैटर्न है वो MCQs बेस बना दिया है। तो हम MCQs बेस ही इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम टारगेट पूरी आपकी जो TDP है उसको करेंगे, साथ के साथ हम PP को भी कर रहे हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग को भी टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम जो बचा आपका सब्जेक्ट, तो EDD फर्स्ट बच रहा है, जबकि हमारे चैनल पर TDP चल रहा है, PP चल रहा है फ्रेंड्स, IC भी चल रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन भी चल रहा है। एक सब्जेक्ट बचा है, वो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और इस सेशन का फायदा उठा पाएँ। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, आपका जो पेपर है वो MCQs बेस होने वाला है और मार्केट में MCQs की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया, आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जितनी भी PDF है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट जो टॉपिक था वो है आपका मैकेनिकल डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन, या ट्रांसमिशन लाइन बोल लीजिए या लाइन बोल लीजिए। तो अब आज हम देखेंगे जो हमारा मैकेनिकल डिजाइन है, कैसे हम उसको डिजाइन करेंगे, यांत्रिक उसकी जो बनावट है उसको चेक करेंगे, उसको देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है ट्रांसमिशन लाइन में प्रोपगेशन वेग का सूत्र होता है। जो आपका संचरित वेग है, संचरण वाला वेग है या संचरित वेग है, उसका सूत्र पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि उसका सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें आपका जो इंडक्टेंस है और जो कैपेसिटेंस है वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम बात करें प्रोपगेशन वेग की, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, B = 1/√LC। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है दो विद्युत पोलों के बीच कंडक्टर के झोल को ज्ञात किया जाता है। झोल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं सेग की बात करूं तो सेग, अब मैं सेग आपको बता दूं कि सेग क्या है। फ्रेंड्स, अगर सेग की बात करें तो सेग का मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपके 2 पोल हैं, एक खंबा यहाँ पर है और दूसरा पोल यहाँ पर है फ्रेंड्स, ये आपके पोल हैं फ्रेंड्स। अब अगर हम बात करें सेग की, तो सेग क्या होता है, आई थिंक बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे सेग का कॉन्सेप्ट और कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो मान लीजिए ये है आपकी ट्रांसमिशन लाइन, तो आपने देखा होगा कि इस वाले पोल से और इस पोल के बीच का क्या होता है, कुछ वायर्स लटका हुआ होता है, झूलता हुआ होता है। तो अगर हम सेग की बात करें, तो अगर हम यहाँ से रेफरेंस ले लें, तो जो ये वाले यहाँ से ये झोल है, मीन्स इसके टिप से पीक पॉइंट से, दोनों के पीक पॉइंट से जो ये आपका झोल है, इसको हम बोलते हैं सैग। ठीक, तो ये सैग हो गई। अब वो ये बोल रहा है सैग क्या है। तो सैग का, और मैं पहले वो क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक और बात बता दूं आपको कि सैग क्यों बनाई जाती है। सैग इसलिए बनाई जाती है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको पता है जो आपका विंटर सीजन है, जब जाड़े आ जाते हैं उस समय जो आपका मेटल है तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो अगर हम सैग नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो होगा क्या कि जब समर सीजन आएगा, विंटर सीजन आएगा, तो विंटर सीजन में क्या होगा, जो आपके वायर्स हैं वो खींचे जाएंगे, मींस वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे, कंप्रेस्ड होंगे। जब वो कंप्रेस्ड होंगे तो उस कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा इन पर बल लगना शुरू हो जाएगा या फिर इन पर टेंशन आ जाएगी, और टेंशन आने का कारण ये हो सकता है कि आपके जो वायर्स हैं वो टूट जाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या किया, उसको सैग बना दिया। तो सैग बनाने का ये पर्पज़ है, और भी बहुत सारे इसके फैक्टर हैं वैसे, लेकिन जो मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट एडवांटेज था वो यही था कि आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, मींस उसको सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। अगर समर सीजन है तब भी कोई दिक्कत ना आए और विंटर सीजन है तब भी उस पर कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, सैग को उसको देते हैं, सैग देते हैं। ठीक है, तो सैग वाला ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये पूछा जा रहा है कि दो विद्युत पोलों के बीच कंडक्टर के झोल को, मतलब सैग को ज्ञात किया जा सकता है। तो सैग को किस फॉर्मूले के थ्रू ज्ञात किया जाता है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो आपके जो कंडक्टर है उसको सैग को ज्ञात करते हैं, सैग = WL² / 8T। टी क्या है यहाँ पर,
T है आपका टेंशन, L क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, W है वेट ऑफ द कंडक्टर, S क्या है आपका सैग ऑफ द कंडक्टर, कितना कंडक्टर में सैग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स। वैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पेपर ना होता फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो इस सैग पर जो आपका डेरिवेशन था वो निश्चित आता। ठीक है, तो अब आपका जब इतना इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसका जो एमसीक्यूज़ है, मतलब इसका जो फाइनली प्रूफ है वो ज़रूर पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पर बोल रहा है वायु दाब का प्रभाव अधिक होता है, मतलब किस पर अधिक होता है। तो मैं अगर बता दूं, जो आपका वायु दाब है, एयर प्रेशर है, तो एयर प्रेशर का सबसे ज़्यादा अगर किसी पर प्रभाव पड़ता है तो वो सपोर्टिंग टावर पर पड़ता है। तो सपोर्टिंग टावर जो आपके ट्रांसमिशन लाइन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उन टावर पर सबसे ज़्यादा आपको जो वायु का दाब है, एयर प्रेशर है, वो पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है किसी ट्रांसमिशन लाइन के LT बोले तो ट्रांसमिशन लाइन के चालकों का झोल मतलब सैग 2.5 मीटर है। यदि उस ट्रांसमिशन लाइन के टावर की ऊंचाई बढ़ा दी जाती है तो सैग या झोल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स कि अगर ट्रांसमिशन लाइन का जो सैग है वो है 2.5 मीटर, मतलब झोल इतनी है, और इसमें बता दिया कि आपके जो पोल है उसकी जो लेंथ है या ऊंचाई है जो उसको बढ़ा दिया, तो सैग में क्या परिवर्तन आएगा। तो फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे इसको गलत टिक करेंगे, क्योंकि उनको वो समझेंगे कि जब हम लाइन उसके अपने टावर की लाइन को हाइट को बढ़ा रहे हैं तो सैग भी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो अगर मैं बात करूं सैग पर, तो मान लीजिए मैं एक फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं। ये है आपका पोल, पहले सैग इतनी थी, अब आप क्या कर रहे हो, सैग से कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, सैग से कोई मतलब नहीं था, आपने क्या किया, पोल का साइज बढ़ाया है, बस पोल को ऊंचा किया। पोल को ऊंचा किया तो सैग तो वही रहेगा ना फ्रेंड्स। तो सैग आपका अपरिवर्तित रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, तो सैग इज द अनचेंज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सैग अपरिवर्तित रहेगी, जबकि घटेगी भी नहीं बढ़ेगी भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि सैग में कोई परिवर्तन फ्रेंड्स नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है हाई वोल्टेज के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर यूज होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, जो हाई वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज के लिए हम सस्पेंशन टाइप जो इंसुलेटर है उसका यूज़ करते हैं। और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होते हैं जो पिन को कनेक्ट करके या स्ट्रिंग के माध्यम से बनाया जाता है। स्ट्रिंग क्या होती है, नंबर ऑफ पिन्स। इंसुलेटर को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और उसको हम बना लेते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। तो अगर हम पिन वाले की बात करें तो पिन वाले कुछ इस प्रकार से होते हैं, आपने देखे होंगे फ्रेंड्स। तो ये पिन होते हैं या इसको डिस्क बोल सकते हो। अब यहीं से एक क्वेश्चन और निकल कर आ रहा है कि एक डिस्क कितने वोल्टेज के लिए काम करती है। तो 11 kV के लिए काम करती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। इसको अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते हुए चलिएगा। 11 kV के लिए यूज़ होती है एक डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो आई थिंक आप इसका आंसर समझ गए होंगे कि सस्पेंशन टाइप जो आपके इंसुलेटर है उसका यूज़ करते हैं किसमें, हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोल रहा है ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग की जाती है। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए क्या है आपका, पिन इंसुलेटर। ऑप्शन बी है सस्पेंशन इंसुलेटर। ऑप्शन बी है आपका सस्पेंशन इंसुलेटर। ऑप्शन सी है आपका बोथ ए एंड डी। डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन नहीं है आपका। जबकि अगर बात करें ट्रांसमिशन लाइन, तो ट्रांसमिशन लाइन में पिन टाइप भी यूज़ होते हैं और सस्पेंशन टाइप भी यूज़ होते हैं। पिन टाइप और सस्पेंशन टाइप अपनी अपनी वोल्टेज रेटिंग के आधार पर यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है इस्पात तार या स्टील वायर का उपयोग होता है। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, जो आपका इस्पात तार है या जो स्टील वायर है उसका कहां पर यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ओवरहेड टेलीफोन वायर में। ऑप्शन बी बोल रहा है आपका अर्थ वायर में। ऑप्शन सी बोल रहा है आपका कोर वायर ACSR कंडक्टर में। डी वाला बोल रहे हैं आपका ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन है, ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी वाला सही, सी वाला सही हो जाएगा फ्रेंड्स। कोर वायर ACSR कंडक्टर। ACSR कंडक्टर की फुल फॉर्म भी जान लीजिए फ्रेंड्स। ACSR की अगर बात करें तो
ACSR का मतलब होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो जो स्टील का आपका वायर है वो आपका ACSR कंडक्टर के कोर में यूज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बता दूं जो ACSR कंडक्टर है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर बहुत हाई पॉपुलेशन हो, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया हो, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जिस एरिया की, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, उस क्रॉसिंग को दूर, मतलब वहाँ से अगर हमारी ट्रांसमिशन लाइन की क्रॉसिंग हो रही है तो वहाँ पर हम अपनी जो ACSR कंडक्टर है उसको यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि इसके ब्रेक होने के और इसके फेल होने के चांसेस घट जाते हैं, जिससे ये ना हो कि जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं वो इससे कुछ इंजर्ड हों, है ना। तो उस चीज़ को रिमूव आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ACSR कंडक्टर का वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर लार्ज अमाउंट में या लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेटेड एरिया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है वैद्युत अभियांत्रिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में IES का क्या अर्थ है। तो मैं आपको बता दूं IES क्या होता है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड है। तो देख लीजिएगा इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड कहाँ पर है, ये वाला है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। इसके कुछ रूल्स हैं कि इसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, अपनी ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को बनाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके रूल्स हैं और यही रेगुलेट करती है सारे नियम को, ठीक है, IES। तो ये है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है ACSR का अर्थ है। अभी मैंने आपको बताया ACSR का क्या अर्थ होता है, फुल फॉर्म क्या है, कहने का मतलब ये है। तो फुल फॉर्म क्या होगी ACSR की, एल्युमिनियम, ए का मतलब होता है एल्युमिनियम, सी का मतलब होता है कंडक्टर, ए का मतलब होता है स्टील, आर का मतलब होता है रेनफोर्स्ड। तो देख लीजिएगा एल्युमिनियम, कंडक्टर, स्टील, रेनफोर्स्ड। तो ऑप्शन आई थिंक ए वाला ही करेक्ट है, एल्युमिनियम, कंडक्टर, स्टील, रेनफोर्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 पर बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया ट्रिपल AC का अर्थ है। तो ट्रिपल AC की अगर मैं बात करूं तो ट्रिपल AC का अर्थ क्या होगा, ट्रिपल AC का अर्थ होता है ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला ठीक हो जाएगा, देख लीजिएगा, ऑल एल्युमिनियम, आई थिंक इसका बी वाला करेक्ट है, देख लीजिएगा, ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, 11 में बोल रहा है सस्पेंशन इंसुलेटर में एक डिस्क कितने वोल्टेज निर्धारित करती है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि जो एक डिस्क है वो कितने वोल्ट को निर्धारित करती है, तो वो आपके 11 वोल्टेज को क्या करती है, निर्धारित करती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स। आपके जो 11 क्वेश्चन थे ये आपका जो मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ लाइन था उससे थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे भूमिगत केबलें, जो आपकी अंडरग्राउंड केबल्स हैं उसके बारे में। तो अंडरग्राउंड केबल से क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में अंडरग्राउंड केबल्स प्रणाली में क्या होता है, मतलब आपको इसका एडवांटेज बताना है, कहने का मतलब ये है, साफ साफ अगर बात करें तो इसका आपको एडवांटेज बताना है, क्योंकि जो आपका अंडरग्राउंड केबल है उसमें क्या होता है। तो ऑप्शन ए क्या है, दोष मीन्स फॉल्ट को आसानी से सही किया जा सकता है, तो ये भी गलत हो गया, आसानी से तो नहीं कर सकते। ऑप्शन बी है आपका वोल्टेज का क्षय कम होता है, तो वोल्टेज लीकेज कम होता है, लॉसेस कम होता है वोल्टेज का, ये ठीक है। जबकि अगर हम करंट की बात करें तो करंट भी गलत हो गया और डी वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो गया, वोल्टेज का लॉसेस कम होता है, ठीक है। तो वोल्टेज का लॉस फ्रेंड्स कम होगा हमारा अंडरग्राउंड केबल में, और किसके कंपेरिजन में, एज कम्पेयर टू ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज केबलों में आर्द्रता मतलब मॉइस्चर का प्रवेश निम्न में से किससे रोका जाता है। मतलब जो मॉइस्चर प्रवेश कर रहा है केबल में, हाई वोल्टेज केबल में, तो उसको बताया जा रहा है कि किससे इसको रोक सकते हैं। तो किससे रोक सकते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं जो मेटल शीट होती है उससे हम क्या करते हैं, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं कि किसी भी प्रकार का अंदर मॉइस्चर कंटेंट मौजूद ना हो या मॉइस्चर अंदर प्रवेश ना करे। तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, इस क्रम में आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, मेटल शीट या धातु आच्छादन, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है केबल के वर्गीकरण के अनुसार EHT एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल
किस वोल्टता के अंतर्गत आते हैं? तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो आपकी हाई टेंशन है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो केबल्स हैं वो किस किस वोल्टता के अंदर आती हैं, तो वो आती हैं आपकी फ्रेंड्स आपका बी वाले पर, मतलब कितने पर यूज़ होती हैं वो 11 kV से 33 kV पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी केबल हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो केबल्स हैं वो आपकी 11 kV से 33 kV के रेंज पर यूज़ होती हैं, तो ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 में डैश कम से कम खराबी होती है। तो ये कहने का मतलब है किसमें सबसे कम से कम खराबी होती है? तो ट्रांसमिशन लाइन में, बी है आपका इंसुलेटर में, सी है आपका केबल में, डी है आपका सभी में। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए में कहा गया ट्रांसमिशन लाइन में, ऑप्शन बी इंसुलेटर में, ऑप्शन सी केबल में, ऑप्शन डी है आपका सभी में। तो मैं आपको बता दूं जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट होगा। ट्रांसमिशन लाइन में जो है वो कम से कम खराबी होती है, जबकि इंसुलेटर भी खराब हो जाते हैं जल्दी, केबल भी बहुत जल्द खराब हो जाती हैं। तो जो आपके ट्रांसमिशन लाइन है उसमें कम खराबी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है हाई टेंशन केबलों का सामान्यतः प्रयोग होता है। तो हाई टेंशन जो केबल होती है उसका, अभी इससे पहले शायद कोई क्वेश्चन देख ही चुके हैं आप, तो उसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स 11 kV पर। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है दो पोल के बीच ट्रांसमिशन लाइन के अंतर से पृथ्वी की ओर झूलती हुई ट्रांसमिशन लाइन में दूरी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा क्वेश्चन है? अभी मैंने आपको समझाया था, ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है ये है एक पोल ये है, तो इन पोल के बीच में मतलब इनका अंतर, ये झूलती हुई लाइन मतलब ये लाइन, इसको बोला जा रहा है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? तो ये इसको किस नाम से जानते हैं? इसको सैग से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सैग। तो आपका आंसर हो जाएगा सैग, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, झोल या सैग। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है 25 एल्युमिनियम मतलब 25 AL मीन्स एल्युमिनियम कंडक्टर से घिरा 7 स्टील स्ट्रैंड ACSR कंडक्टर को किस तरह जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं जो एल्युमिनियम कंडक्टर है यहाँ पर है 25 एल्युमिनियम कंडक्टर, मतलब 25 आपके एल्युमिनियम कंडक्टर होंगे और 7 उसके अंदर स्टील के कंडक्टर होंगे। तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो उसको प्रदर्शित करते हैं 25/7, 25 ऊपर लिखेंगे 7 नीचे लिखते हैं, मतलब एल्युमिनियम वालों को ऊपर लिखेंगे और जो स्टील वाले स्ट्रैंड है तो उसको हम अपॉन में लिखते हैं। तो इससे हम उसकी रेटिंग को निर्धारित करते हैं 25/7। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा 25/7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है 60 किलोमीटर अंडरग्राउंड पावर का ट्रांसमिशन करने में निम्न में सर्वोत्तम है। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स 60 किलोमीटर तक आपको अंडरग्राउंड केबल बिछाना है तो सबसे ज़्यादा अच्छा मीन्स इसमें ये बोल रहा है सबसे अच्छा कौन सी प्रणाली है, किससे सबसे अच्छा हम पावर का ट्रांसफ़र कर पाएंगे? तो ए से नहीं कर पाएंगे, ए गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, बी वाला भी गलत है, सी वाला भी गलत है। अगर मैं बात करूं डीसी की, तो डीसी में क्या है, कम आपके लॉसेस होंगे, तो डीसी ट्रांसमिशन लाइन सबसे बेस्ट होगी इन सब में। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कब करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जा रही है, मतलब वितरण की, तो वितरण मिनिमम 10 किलोमीटर से कम करते हैं, मतलब दूरी डिस्टेंस की बात करी गई है। 10 किलोमीटर से कम डिस्टेंस तक हम क्या करते हैं, जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मिलेंगे। कैसा लगा ये सेशन कमेंट्स कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।